हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियम पढ़ाऊंगी, जिसके आगे के सेक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हम सेक्शन 13 तक कवर कर चुके हैं। अब आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 में ये कहा गया है, ब्याज का अधिनिर्णय जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है। अर्थात इस सेक्शन से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्याज एक अवार्ड के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। और कोई दावा, कोई क्लेम है जिसे अलाउड किया जा रहा है, ठीक है, अनुज्ञात किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिकरण के द्वारा भरण पोषण का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। अब भरण पोषण की रकम के अतिरिक्त ऐसी दर पर, ठीक है, एक ऐसी दर पर उसकी दो कंडीशन है कि जब से एप्लीकेशन फाइल की हो उसके पहले की डेट ना हो, उसके बाद की हो, और अधिकरण के द्वारा निर्णित की गई हो, ठीक है। तो फिर क्या ब्याज दिया जाएगा? भरण पोषण की रकम के अतिरिक्त साधारण ब्याज दिया जाएगा, जो कि 5% से कम नहीं होगा और 18% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। परंतु ये है कि अगर माता पिता ने CRPC के अध्याय 9, जिसमें भरण पोषण की बात की गई है सेक्शन 125 में, उसमें अपना एप्लीकेशन फाइल की है जब इस एक्ट का प्रारंभ हुआ था तब। अब उधर मामला पेंडिंग है, ठीक है। अब वो यहाँ पर करना चाहते हैं इस एक्ट के तहत, तो न्यायालय उनकी रिक्वेस्ट पर, माता पिता चाहेंगे तो न्यायालय उनकी रिक्वेस्ट पर उस आदेश को वापस ले लेगा, ठीक है, उसको वहाँ पर ख़त्म कर देगा। फिर वो यहाँ पर भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे इस एक्ट के तहत, क्योंकि अपन पहले ही पीछे पढ़ के आए हैं कि वो उनके पास अगर ऑप्शन है तो वो दो जगह नहीं ले सकते भरण पोषण, या तो CRPC में ले लें या फिर माता पिता वाले अधिनियम में ले लें। तो फिर वो वहाँ जो मामला पेंडिंग होगा उसको एप्लीकेशन रद्द करा देंगे, हटवा देंगे, और यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर देंगे और यहाँ भरण पोषण ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 14 से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि भरण पोषण की रकम के अतिरिक्त कितना ब्याज लिया जाएगा, तो जो कि 5% से कम नहीं होगा और 18% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बस एक यही क्वेश्चन बनेगा, बाकी इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया है। तो सेक्शन 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि अपील अधिकरण का गठन किया गया है। तो अपील अधिकरण का गठन कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। किस लिए कर रही है? इसलिए कर रही है कि अधिकरण के आदेश के विरुद्ध जहाँ अपील करना होगी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण का गठन करेगी राज्य सरकार। और कैसे करेगी? राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन द्वारा करेगी, ठीक है। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो 15 के सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि इन अपील अधिकरण का अध्यक्ष वो होगा जो जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर क्वालिफिकेशन रखता हो वो होगा, लेकिन उससे नीचे का नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगा। तो हमारा सेक्शन 15 कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यदि क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि अपील अधिकरण का गठन कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जिला मजिस्ट्रेट जो अधिकारी है उसकी पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, जिला मजिस्ट्रेट ही होगा। तो सेक्शन 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 में अपील की बात की गई है, ठीक है। तो मैं अपील सेक्शन से क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको पहले बता दूंगी, लेकिन एक अपील का प्रोसीजर है वो मैं आपको स्टोरी फॉर्म में समझा देती हूँ कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि जो ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, अधिकरण ने आदेश दिया है। अब उस आदेश से व्यतीत है माता पिता या फिर वरिष्ठ नागरिक,
तो वो क्या करेंगे, उस आदेश के विरुद्ध अपील करेंगे, अपील अधिकरण को करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर वो अपील करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक प्रोविजियो है, उसमें ये कहा गया है कि जो बालक हैं या रिश्तेदार हैं या नातेदार हैं, ठीक है, जिनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो माता पिता का भरण पोषण करें और उसके लिए रकम का संदाय करें, तो जैसा कि अपील अधिकरण उनको निर्देशित करेगा उसके अनुसार वो उनको संदाय कर देंगे। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि जो माता पिता हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपनी अपील 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं या कोई कारण आ जाता है, अगर वो रीजनेबल कारण कोर्ट अधिकरण को दे देते हैं तो उनकी 60 दिन के बाद भी अपील एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, अपील की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उसके बाद अब अपील का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जब अपील जाएगी तो अधिकरण क्या करेगा, प्रत्यार्थी को सूचना की तामील करवाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद रिकॉर्ड मंगवाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद थर्ड प्रोसीजर में करेगा कि रिकॉर्ड मंगवाने के बाद या तो अपील को सुन लेगा या खारिज कर देगा। ठीक है, या तो रद्द कर देगा या सुन लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, या तो अपील का विनिश्चय करेगा या न्याय निर्णय करेगा और अधिकरण का, अपील अधिकरण का आदेश अंतिम आदेश होगा। ठीक है, लेकिन वो अपील को तब तक रद्द नहीं करेगा जब तक कि दोनों पक्षों को उनके प्रतिनिधि के साथ सुनवाई का अवसर ना दे दे। ठीक है, सुनवाई का अवसर देगा उनको। ठीक है, और फिर क्या, अपील अधिकरण जो है वो अपनी अपील को कब डिसाइड कर देगा, तो जो अपील आई है ना उसके 1 महीने के अंतर्गत लिखित में अपने अपील को डिसाइड कर देगा। ठीक है, जो आदेश आया है ना, जो ऑर्डर आया है अपील का, उसको सुनने के बाद वो 1 महीने के अंतर्गत लिखित में अपील को डिसाइड करने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आदेश की प्रति होगी वो दोनों पक्षों को निःशुल्क दी जाएगी। ये अपील का प्रोसीजर है। तो यहाँ से यदि अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो सिर्फ ये बनेगा कि अपील कितने टाइम पीरियड के भीतर की जाएगी, तो अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर की जाएगी। बाकी का प्रोसीजर आपको पता ही है। तो हमारा सेक्शन 16 कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 में बात की जा रही है कि विधिक अव्यवेदन का अधिकार, यानी राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें ये बात कही जा रही है कि किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए, चाहे अधिकरण या फिर अपील अधिकरण हो, वहाँ पर किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व विधिक व्यवसायी के द्वारा नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस 17 यही कह रहा है। यानी कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि जो विधिक अव्यवेदन का अधिकार है वो किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 17 में बताया गया है। बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ राइट की बात की जा रही है। तो मैंने आपको इस सेक्शन में क्लियर कर दिए कि कोई भी विधिक व्यवसायी अर्थात जो अधिवक्ता होते हैं, जो वकील होते हैं, वो किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। सो ये बात इस सेक्शन में कही जा रही है। सो हमारा सेक्शन 17 कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 18 और सेक्शन 18 में भरण पोषण अधिकारी की बात की जा रही है। तो भरण पोषण अधिकारी को पदविहित कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी से अनिम्न कोई अधिकारी जिसे किसी भी नाम से ज्ञात किया जाए, किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसको भरण पोषण अधिकारी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट पदविहित करेगी। ठीक है, तो ये बात सेक्शन 18 में कही जा रही है। और सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 में ये कहा जा रहा है कि यदि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक ये चाहें या ऐसी इच्छा करें, ऐसी वांछा करें कि अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष हमारी कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करे, तो भरण पोषण अधिकारी उनकी कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करेगा। ये बात कही जा रही है सबसेक्शन 2 में। तो हमारा सबसेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट में आपको बता ही दिया है कि नियुक्त कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार कर रही है। किसको? भरण पोषण अधिकारी को।
तो यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि भरण पोषण अधिकारी को पद विहित कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार कर रही है। बस इससे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शन 18 हमारा कंप्लीट हो गया।